नमस्कार, मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व आइए सर्वप्रथम ईश्वर की वंदना करें, कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम प्रदर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। आज का वेबिनार डॉक्टर पारुल पटेल जी उपस्थित हो चुकी हैं। मैं उनको नमन करता हूं और मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर देवनाथ शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, सभी के लिए, क्योंकि आज 14 अप्रैल 2022 बाबा साहब अम्बेडकर जयंती भी आज मनाई जा रही है पूरे देश में, जो हमारे देश के संविधान करता है। तो मैं पूरे देशवासियों को आज हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के वेबिनार सत्र में मैं डॉक्टर पारुल पटेल जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का महासत्र एनाटॉमी का 10वां भाग है, जिसमें तंत्रिका तंत्र पर जो है वाली है नर्वस सिस्टम, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे शरीर का, जिस पर बहुत सारी मूलभूत जानकारियाँ मिलने जा रही हैं। मेरा साधकों से अनुरोध है जो लगातार हमारे इस वेबिनार चैनल के माध्यम से हमारे वेबिनार सत्र को अटेंड कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, मैं लेते हुए आमंत्रित करूँगा अनुपम कुमार जी को सभी तमाम प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार और पारुल मैडम का आज फिर एक बार स्वागत है। चलते हैं पारुल मैडम का और आज के नर्वस सिस्टम के बारे में बताने। मैडम आपका स्वागत है। हरिओम सभी को। मैं ऋषिकुल योग पीठ की धन्यवाद देती हूँ और भगवान दास जी, हमारे देवनाथ जी और अनुपम जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस अवसर दिया कि मैं इस मंच पर आकर मैं अपना ज्ञान सबके साथ बांट सकूँ और किसी को मैं मदद रूप हो सकूँ। थैंक यू सो मच। आज मेरा 10th वेबिनार है और मेरा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। मेरा नाम डॉक्टर पारुल पटेल है। मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैंने BA-MS किया है विद गोल्ड मेडल फ्रॉम गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से, और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर हूँ फ्रॉम IYA विद 88% ऑफ मार्क्स। आज मैं अपना वेबिनार शुरू कर रही हूँ। जो हमारा मेन सिस्टम है नर्वस सिस्टम, उसको योग के साथ हम बहुत अच्छे से उसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसका उल्लेख हमारे कई क्लासिकल टेक्स्ट में भी दिया हुआ है। और सबसे पहले जैसे हम शुरू करेंगे तो जो 72,000 नाड़ियाँ बताई हैं हमारे क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर, कि टोटल हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती है, और 72,000 नाड़ियों का शोधन जो होता है वो सारे आसनों से होता है। घेरण्य संहिता में बताया है, हठ प्रदीपिका में, हठ रत्नावली में, सब हमारे जितने क्लासिकल ग्रंथ हैं उसमें सब में बताया हुआ है कि टोटल हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं।
और उसके अंदर जो प्रमुख नाड़ियां होती है वो टोटल 10 बताई है। हठ प्रदीपिका में और हिरण्य में टोटल 10 बताई है और शिव संहिता में टोटल 14 बताई है वहां पर। और उसमें भी जो मेन नाड़ियां बताई है वो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, इस तरह से 3 मुख्य नाड़ी बताई है। तो ईडा जो है वो लेफ्ट साइड पे होती है, यानी हम उसे चंद्र नाड़ी बोलते हैं। पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी जो राइट साइड में होती है, और सुषुम्ना यानी कि जो मध्य में होती है। तो ये 3 नाड़ियों का उस टाइम पर भी उन्होंने अच्छे से वर्णन किया हुआ है और ये सारी चीजें हमारे ऋषि मुनियों को उस टाइम से पता थी कि हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित है। डिसेक्शन किए बिना उन्हें ये चीज का अंदाजा था और उन्हें ज्ञान भी था और उन्होंने उसके नाम भी दिए हुए हैं, किस तरह से काम करती है वो और उसके अंदर क्या डिफेक्ट होने से शरीर पर क्या उसकी असर होती है, वो सारा डिस्क्रिप्शन इतने पुराने हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है। तो आज हम उसके बारे में मॉडर्न साइंस उसे कैसे देखता है और क्या बोलता है और किस तरह से उसको डिवाइड किया है और कैसे रोग होते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि वो टोटल 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल जैसे नाम है, सेंटर यानी कि बीच में होता है वो, और पेरिफेरल यानी कि आसपास में, उसकी जो बाउंड्रीज में होता है, बाहर की तरफ होता है, फील्ड में। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को फील्ड में काम करते हैं, वो पेरिफेरीज में काम करते हैं, यानी कि जो सेंटर से बाहर। तो पहला है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसे सीएनएस बोलते हैं, और दूसरा है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम बोले हम उसको, या न्यूरल सिस्टम बोले। कुछ जगह पर न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं उसको और कुछ जगह पर नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे तो उसके अंतर्गत 2 ऑर्गन्स आते हैं हमारे। सबसे पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी कि हमारा पूरा मस्तिष्क, ये पूरा जो पार्ट इस खोपड़ी के अंदर होता है, ब्रेनियल के अंदर, उसे हम ब्रेन बोलते हैं, मस्तिष्क। दूसरा पार्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, हेड से नीचे से शुरू होती है और पूरे बॉडी के अंदर नीचे तक जाती है। और जो हमारे चक्र बताए हैं वो सारे उसी पर स्थित होते हैं। जो हम 7 चक्र की बात करते हैं, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, वो सारे चक्र उस स्पाइनल कॉर्ड पर उपस्थित होते हैं और वो ब्रह्मांड से पूरे एनर्जीज को कैप्चर करते हैं और हमारे शरीर के अंदर पूरी एनर्जीज को वो लाते हैं। वो मैजिकल चक्रस बोलते हैं उसको। और जो तीनों ग्रंथियां बताई हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, उसके भी पॉइंट उसके ऊपर होते हैं और वो ग्रंथियों का भेदन होता है। और उसके बाद जो शिव संहिता में बताया है कि तंत्र विद्या पूरी बताई है वहां पर कि किस तरह से हम हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागरूक कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो उस पूरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड को उसको कैसे बाइफरकेट किया है। उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 पार्ट आते हैं। सबसे पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में, यानी ब्रेन जो हमारा मस्तिष्क भाग होता है, तो उसको हम जब पढ़ते हैं तो उसकी भी क्लासिफिकेशन करके बताए हैं। तो जैसे एक कंप्यूटर होता है, उसके अंदर सीपीयू होता है, तो सीपीयू मेन होता है कंप्यूटर का। अगर सीपीयू बिगड़ जाता है तो वो काम का नहीं रहता कंप्यूटर। तो इसी तरह से जो ब्रेन हमारा होता है, मस्तिष्क बोलते हैं उसको, वो एक सीपीयू है। हमारे जो पूरा कंप्यूटर है हमारा बॉडी, उसका हम उसको सीपीयू से कंपेयर कर सकते हैं। और उसकी एक इकाई जो यानी कि उसकी एक यूनिट होती है, उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन जो होता है उसके अंदर सेल्स होते हैं, वो एक न्यूरॉन होता है और वो एक इकाई होती है, सेल होता है, हमारा दिमाग का सेल होता है वो। और वो टोटल हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे, इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं पूरे जो हमारे जितने नर्वस सिस्टम के अंदर कि हम गिन नहीं सकते। उसकी संख्या कुछ ज्यादा बताई है, यानी कि लाख नहीं, करोड़ नहीं, अबज नहीं, एक खरब बोलते हैं, इतनी ज्यादा होती है उसकी संख्या। और उसका वजन अगर हम देखें तो वो 1.2 से 1.4 kg के आसपास होता है उसका वजन। अब उसका मेन कार्य हम देखते हैं तो जो ब्रेन होता है उसका मेन कार्य है वो ज्ञान होता है, यानी कि हमारा जो विज्ञानमय कोश, उसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ज्ञान होता है, बुद्धि होती है हमारी, बुद्धि की तर्क शक्ति, यानी कि हम जो सही और गलत के बीच का जो डिफरेंशिएशन होता है कि यानी इस चीज को हम सही देखते हैं हम चीज, लेकिन हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम उसमें तर्क लगाते हैं
कि ये कैसे होगा। कॉग्निशन, फिर स्मरण शक्ति, यानी कि उसको याद रखते हैं हम, याददाश्त जब एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर हम उसको वापस रिकॉल करते हैं। फिर विचार, यानी कि हम उस पर मनन करते हैं। और निर्णय, यानी कि हम डिसीजन लेते हैं, कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो वो सारी चीजें जो है ये हमारे ब्रेन से आती है। ये सारी चीजों का जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण करता है, उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो ये ब्रेन करता है, उसका ये मेन काम होता है। और उसके अलावा भी वो दूसरे कार्य करता है बॉडी के अंदर, कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन है, दिमाग जो हमारा ब्रेन होता है वो वाइटल ऑर्गन में नहीं आता है। जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी में लंग्स है, हार्ट है और किडनी है। तो ये 3 वाइटल ऑर्गन्स का कंट्रोल करता है। वो तीनों ऑर्गन्स का कंट्रोलिंग पावर है वो ब्रेन में होता है। और उसका जो उसका कमांड जो होता है, यानी कि हार्ट का कमांडिंग, हार्ट को कैसे फंक्शन करना है, लंग्स को कैसे फंक्शन करना है और किडनी को कैसे फंक्शन करना है, जो वाइटल ऑर्गन्स को कंट्रोलिंग करता है। यानी कि ये इसका भी कुछ कम काम सराहनीय नहीं है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वाइटल ऑर्गन्स है। लेकिन वो वाइटल ऑर्गन में से किसी का भी डैमेज होता है तो मृत्यु होता है, लेकिन ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कोमा में चला जाता है, लेकिन मर नहीं जाता इंसान। वो वाइटल ऑर्गन नहीं बोलते उसको। दूसरा काम करता है कि बैलेंसिंग करता है, यानी कि हमारे बॉडी को जो बैलेंसिंग होता है कि यहाँ पे गिर जाएंगे, यहाँ पे हमको दौड़ना है, यहाँ पे भाग सकते हैं, तो उसका जो बैलेंसिंग होता है वो यहाँ पर होता है। और कोऑर्डिनेशन, यानी कि कितने डेप्थ में कौन सी चीज गई है, कहाँ कितनी ऊपर है, वो कोऑर्डिनेशन करता है उस चीज का। दूसरा है कि टेम्परेचर, हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो भी पूरा हमारा ब्रेन के अंदर होता है। तो जो समाकुलन बोलते हैं, यानी कि हमारा जो हीमोस्टेसिस है हमारे शरीर के अंदर, हीमोस्टेसिस का भी यही काम करता है। उसका जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर, हीमोस्टेसिस का मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं, वो एक बड़ा टॉपिक है कि जो हमारा बॉडी है, जो ठंडी की सीजन में ठंडा नहीं हो जाता और गर्मी की सीजन में हमारा ब्लड गर्म नहीं हो जाता, उसको वहां पर कूलिंग करता है, वहां पर उसको स्टेबल करता है, उसको समायोजन बोलते हैं, यानी कि हीमोस्टेसिस। तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है वहां पर, तो उसके सेंटर्स होते हैं वो ब्रेन में होते हैं, तो वहां पर वो उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। दूसरा है भूख और प्यास, जब अधिक भूख लगती है, अधिक प्यास लगती है, तो ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। यानी कि हमने अभी हमारे जितने क्लासिकल ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जो जैसे कि शीतकारी प्राणायाम है और शीतली प्राणायाम है, तो वहां पर क्या होता है कि उस तरह से जब हम करते हैं ना, तो हमारे ये वाले ब्रेन के ये वाले पार्ट को वो उसको एक्टिवेट करता है। तो भूख और प्यास, कभी कभी क्या होता है कि हद से ज्यादा हमें भूख लग जाती है, हद से ज्यादा प्यास लग जाती है, या कभी कभी हम एकदम गर्मी की सीजन से आए और हम तुरंत गटगट आ जाते हैं पानी, तो वो कुछ ज्यादा ही हो जाती है। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको ज्यादा हो जाती है। तो ये जो ब्रेन का ये पार्ट जो होता है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि उसका समायोजन करता है और भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। दूसरा आता है हमारे जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उसका सिक्रीशन होता है, उसको भी ये ब्रेन कंट्रोल करता है कि कितने प्रमाण में उसको निकालना है, कितना कम निकलता है, कितना ज्यादा निकलता है, उसका भी पूरा कंट्रोलिंग जो ब्रेन के पास होता है। और दूसरा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया कि एंडोक्राइन हमारा सिस्टम जो है वो हम जैसे विचार करते हैं, हमने कल डिस्कस किया था कि जो हम जैसे विचार करेंगे, पॉजिटिव विचार करेंगे तो हमारे में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और अगर हम नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में लाएंगे तो नेगेटिव आएंगे। इसी तरह से ये पूरा जो सिस्टम है वो ब्रेन का, वो यहाँ पर काम करता है। धारणा, ध्यान और समाधि, उस पर ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है ये पार्ट। दूसरे आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के अंदर हमारा आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सारी चीजों को भी ये कंट्रोलिंग सिस्टम इसके पास होता है। और इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आते हैं, यानी कि उत्तेजना आती है वहां पर और हमारा शरीर उस तरह से रिएक्ट करता है। यानी कभी कोई हमारे पे डस्ट फेंक देता है तो हमारी आँख तुरंत बंद हो जाती है, तो इम्पल्सेस होते हैं वहां पर। यानी कि कोई कान जोर से आवाज आ जाती है तो हमें नॉइज पोल्यूशन की इफेक्ट हो जाती है, स्किन पे कोई मारता है तो हमें तुरंत सेंसेशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ब्रेन उसको इम्पल्सेस को पास करता है, और वो पास होने की वजह से हमें उसका रिएक्शन पता चलता है, हमें उसकी सेंसेस पता चलती है। अभी हम आते हैं ब्रेन के टोटल मेन पार्ट्स के ऊपर।
तो जब ब्रेन जो है वो पूरा इस तरह से खोपड़ी के अंदर पूरा फिट होता है, तो उसके अंदर 3 पार्ट में उसको डिफरेंशिएट किया है। सबसे पहला है फोर ब्रेन, फोर यानी कि ये आगे वाला अग्र भाग, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। उसके बाद आता है मिड ब्रेन यानी कि सेंटर वाला, उसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और दूसरा आता है हिंड ब्रेन यानी कि पीछे का भाग, तो उसे हम पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि फोर ब्रेन यानी कि अग्र भाग के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। उसके अंदर टोटल 3 पार्ट आते हैं। सेरिब्रम आता है, उसमें थैलेमस आता है और उसमें हाइपोथैलेमस। सबसे पहले आज बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम जो होता है उसके अंदर 2 मैटर होते हैं, एक ग्रे मैटर होता है और एक व्हाइट मैटर होता है। जब हम किसी का सीटी स्कैन देखते हैं या एमआरआई देखते हैं ना, तो हमें उसमें वो डिफरेंशिएशन पता चलता है। कुछ व्हाइट व्हाइट होता है और कुछ ग्रे ग्रे होता है, तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर होता है। दूसरा होता है उसके अंदर कि जो 2 हेमिस्फीयर में होता है वो, जैसे कि बीच में तो उसने किसी काट दिया हो, हम कभी देखते हैं तो एक आधा हेमिस्फीयर राइट साइड पे होता है, आधा हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड पे होता है। अभी यहाँ पर भी देखो इतनी अद्भुत रचना बनाई है भगवान ने कि जो राइट वाला हेमिस्फीयर है वो हमारे शरीर के लेफ्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट वाला है वो हमारे राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। यानी हम राइटी है, हम राइट हैंड से काम कर रहे हैं, तो हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारा एक्टिव होता है और उतने पार्ट को ही हम पूरी जिंदगी यूज करते हैं। बाकी का जो पार्ट है वो एज इट इज रहता है, वहां पे हम कोई क्रिया नहीं करते। तो उसका जो सिस्टम वहां पर एक डेक्यूजेशन होता है, यानी कि एक ऐसा क्रॉस होता है। तो जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट वाले को करेगा, लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले को करेगा, डेक्यूजेशन बोलते हैं उसको। वो एक रचना होती है। दूसरा आते हैं हम कि जो मसल का जो कंट्रैक्शन होता है उसको ये रेगुलेट करता है। और जो हमारी बुद्धि का विकास होता है, यानी बुद्धि का, जैसे हम बोलते हैं कि इसकी बुद्धि ज्यादा है, वो उसका जो पूरा जो एनाटॉमिकल पार्ट होता है वो सेरिब्रम के ऊपर होता है, वहां से वो एक्टिवेशन मिलता है उसको। और दूसरा है मेमोरी, यानी कि हमारी कितनी याददाश्त रहती है, कितनी एज तक हम याद रखते हैं, फिर कुछ एज के बाद हम भूल जाते हैं। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर जो होता है वो वहां पर उसमें गड़बड़ी हो जाती है और फिर हम भूलने लगते हैं और फिर कई डिजीजेस हमें हो जाती है। तो वो ये पूरा पार्ट जो है वो सेरिब्रम का होता है। दूसरा आता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ ग्रे मैटर होता है और वो ठंडी का, गर्मी का जो एहसास होता है ना, वो हमें उसकी पहचान कराता है। दूसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि वो थैलेमस के नीचे होता है, हाइपो यानी कि नीचे, तो थैलेमस ऊपर हुआ, उसके नीचे एग्जैक्टली हाइपोथैलेमस आता है। और भूख और प्यास का जो नियंत्रण होता है वो यहाँ पर होता है। और हमारे इमोशंस, यानी कि हम कभी कभी बहुत रोने लगते हैं, कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो ये जितने भी हमारी भावना है, जितने इमोशंस हैं, वो सारे के सारे उसको कंट्रोल करता है वहां पर। और दूसरा है कि टेम्परेचर, मेन टेम्परेचर का जो कंट्रोलिंग होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। और जो पानी की मात्रा होती है शरीर में, जो पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो टेम्परेचर है वो कहाँ से मेंटेन होता है, वो कौन मेंटेन करता है, यानी कि मस्तिष्क को कौन सा भाग मेंटेन करता है। तो वो हमें याद रखना है कि वो हाइपोथैलेमस करता है और वो फोर ब्रेन में है, यानी कि अग्र मस्तिष्क में आता है उसका पार्ट। इस तरह से हमने पूरा फोर ब्रेन के बारे में समझा, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अभी हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में, यानी कि बीच का पार्ट। बीच का पार्ट जो होता है वो क्या काम करता है, वो बीच में होता है, जैसे कि नाम है बीच का, तो बीच में होता है। उसका कोई एक ही पार्ट होता है, उसमें और कोई डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे। उसके अंदर मोस्टली 2 चीजें आती है। सबसे पहला है टेक्टम होता है उसके अंदर, और एक होता है टेगमेंटम। टेक्टम जो होता है वो देखने का काम करता है, आंखों का देखने का काम करता है, और जो टेगमेंटम होता है वो सुनने का काम करता है, यानी कि कान से हम जो सुनते हैं तो उसके अंदर जो टेगमेंटम है वो एक्टिव होता है और उसको हमें सुनाई देता है, इम्पल्स को वो पास करता है वहां पर। और तीसरा वाला भाग जो ब्रेन का होता है वो है हिंड ब्रेन, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क। उसके अंदर 3 भाग आएंगे वापस। सबसे पहला है सेरिबेलम, वहां पर था सेरिब्रम, यहाँ पर है सेरिबेलम। सेरिबेलम, उसके बाद आएगा पॉन्स और उसके बाद आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी हम बात करेंगे सेरिबेलम। सेरिबेलम को छोटा मस्तिष्क बोलते हैं, यानी कि ब्रेन के बाद ये दूसरा पार्ट आता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग, जो शरीर को बैलेंसिंग करता है वो हमारा सेरिबेलम करता है। और उसका दूसरा कार्य है कि वो जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है
मसल का कोऑर्डिनेशन होता है उसको कंट्रोल करता है वो। दूसरा आता है पॉन्स। पॉन्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके अंदर दो सेंटर्स होते हैं। हमारे बॉडी के मेन दो सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स और जो हमारा हार्ट रेट होता है उसका सेंटर। तो वो दो सेंटर को रेगुलेट करता है, यानी कि हमारे हार्ट की बीट्स कितनी होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी, हमारा रेस्पिरेशन यानी कि जो प्राणमय कोश है, हम जो कुंभक लगाते हैं वो हम किस तरह से करेंगे, अनुलोम विलोम की जो असर होती है वो सारी चीज़ों को ये रेगुलेट करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं और हार्ट रेट को कंट्रोलिंग सेंटर्स होते हैं यहाँ पर। इसलिए ये बहुत वाइटल ऑर्गन माना जाता है क्योंकि अगर यहाँ गड़बड़ी आने की वजह से तुरंत उसकी असर होगी लंग्स पे और तुरंत उसकी असर होगी हार्ट पे। और अगर ये पार्ट जो डैमेज हो जाता है मस्तिष्क का तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ये वाला पार्ट जो है वो, क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन के साथ डायरेक्ट रिलेटेड होता है, तो अगर किसी एक्सीडेंट में या कुछ में भी ये पोर्शन को अगर डैमेज होता है तो इंसान मर सकता है। और दूसरा वाला आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो उसके आगे का भाग होता है, यानी कि उसका प्रोलॉन्गेशन होता है। तो वहां पर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, सुषुम्ना नाड़ी होती है, वो वहां से जुड़ी हुई होती है, वो आगे वो उसको प्रोसीड करती है। और हमारे हार्ट बीट्स जो होते हैं उसके साथ भी रिलेटेड होते हैं। फिर जो हमारे मुंह में थूक आता है, सलाइवा आता है, उसका कंट्रोलिंग वहां पर होता है। जो वॉमिटिंग सेंसेशन होता है वो वहां पर आता है। और इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो भी उसके साथ कुछ अंश तक वहां से रिलेटेड होती है। अभी हम बात करेंगे कि मेन जो हमने अभी जैसे पढ़ा आगे कि जो अभी हम पूरे ब्रेन का देख लें कि उसके मेन फंक्शन क्या क्या हो जाते हैं। तो सबसे पहला है कि वो बीपी को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर है, जैसे पॉइंट्स मैंने आपको बताया वहाँ पर, तो वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। दूसरा आएगा हमारे पल्स, जो हम नाड़ियाँ चेक करते हैं, तो नाड़ियों का जो पाल्पिटेशन होता है, पल्स जो हमारी होती है वो कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो उसको रेगुलेट करता है। वो रेगुलेशन पूरा मस्तिष्क में होता है। दूसरा आता है हमारा हार्ट रेट। हमारा हार्ट रेट कितना होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, उसके हिसाब से हमारा आयुष्य भी उसके साथ रिलेट होता है कि जितना हमारा श्वास दीर्घ सूक्ष्म होगा उतना हम लंबा जीते हैं, और जितना फास्ट ब्रीदिंग करेंगे उतनी हमारी आयु कम होती है। तो ये डायरेक्ट उसके साथ रिलेट करता है। सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी कंट्रोलिंग सिस्टम इसके पास होती है, ब्रेन के पास। मतलब ये कुछ कम वाइटल नहीं है। इसको हम अगर कंट्रोल करते हैं, अच्छे से हमारे सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, हमारे माइंड को, इसको हम अपने प्रत्याहार से हम उसको कंट्रोलिंग करते हैं, तो हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है, जिसका नाम है करोड़रज्जु। करोड़रज्जु के अंदर पूरी करोड़ मज्जा जाती है। मज्जा यानी कि एक सॉफ्ट जैसा टिश्यू होता है, वो पूरी ऊपर से नीचे तक जाती है। और उसका मेन कार्य है कि वो शरीर से आने वाले जितने मैसेजेस होते हैं वो सब ब्रेन तक पहुंचाती है वो, क्योंकि एक वो पूरी नाड़ी के समान होती है। और रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि कुछ कोई मारता है तो हम तुरंत हाथ वहां से हटा देते हैं, हम डर जाते हैं। तो जो न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन होता है और वो पूरा इसके ऊपर होता है, यानी कि नर्वस और मसल्स, न्यूरोमस्कुलर। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि न्यूरोमस्कुलर एक्सिस होती है, उसके ऊपर योग बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम मिल सकते हैं हमें। तो ये पूरा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, ये पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड से होता है। और इसका एक मुख्य कार्य है कि जो ऑडियो विजुअल, यानी कि हम सुनते हैं और देखते हैं, वो दोनों का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो यहाँ पर रेगुलेट होता है। करोड़रज्जु में पूरा हमारा ऑडियो और विजुअल कोऑर्डिनेशन होता है, वो हमारा यहाँ से रेगुलेट होता है। तो ये हो गए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी। अभी हम बात करेंगे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसके अंतर्गत भी दो ही पार्ट आते हैं। सबसे पहला है सेंसरी और मोटर। तो जो सेंसरी है वो क्या काम करता है कि वो जो जितने भी सेंसेस होते हैं वो टू द ब्रेन लाता है, यानी कि ब्रेन के पास लेकर आता है। और जो मोटर है वो अवे, दूर लेकर जाता है, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑर्गन्स, यानी कि ऑर्गन्स के पास से वो मस्तिष्क की तरफ लेकर जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि जब हमारा हेड है
तो हेड में से कुछ नर्व निकलती है, उसको मेन जो है वो हेड है, और उसके बाहर से जो निकलेगी और जो बाहर जाएंगी तो हेड की जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गई, और जो करोड़रज्जु से बाहर जाएंगी वो करोड़रज्जु की पेरिफेरल नर्वस हो गई। तो सर की बात करते हैं तो सर में से हमारे टोटल 12 नालियां निकलती है, 12 क्रेनियल नर्व बोलते हैं उसको। क्रेनियल यानी कि जो खोपड़ी होती है उसको क्रेनियम बोलते हैं। तो जो सर में से निकलेगी, ब्रेन में से जो निकलेगी नर्व, उसको हम क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे। वो टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स हैं। और जैसे मैंने आपको आगे बताया, तो अभी हम इसके बारे में जो करोड़रज्जु है उसमें से टोटल 31 पेयर्स निकलती है। ब्रेन में से निकलेगी वो टोटल 12 पेयर्स निकलेगी, और पूरे करोड़रज्जु में से निकलेगी वो 31 पेयर्स निकलेगी। यानी दोनों को मिला दें हम तो टोटल 43 पेयर्स हो गए। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर टोटल 43 पेयर ऑफ नर्व्स आती है। और जो मैंने आपको क्रेनियल बताई, क्रेनियल जो 12 है वो क्या काम करती है। तो क्रेनियल जो है वो जैसे कि हमारे जो फेस होता है, फेस के ऊपर जितने भी इम्पल्सेस होते हैं, फेस का कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो सारी नर्व्स को वो कंट्रोल करती है। यानी कि हमारे एक्सप्रेशंस हो गए, हाव भाव, हमारे मुंह के जो भाव होते हैं, खुशी में खुशी वाले भाव आते हैं, और गम में हमारा फेस का जो फीचर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो सारा कंट्रोलिंग इसके ऊपर होता है। यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी जो फेशियल के अंदर जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हमारी पूरी आ जाती है, कान, हमारे कान, स्किन, आईज, नोज, लिप, हमारी जिह्वा, तो इस तरह से जो जितने भी हमारे जो ज्ञान हमें देते हैं वो सारे के सारे क्रेनियल नर्व्स के अंदर आ जाते हैं। और उसकी जो एक मेन होती है वो वेगस होती है, वो एक ही होती है जो नीचे जाती है आगे, बाकी सब जो है वो ऊपर उसका फंक्शनिंग होता है। अभी हम आएंगे नीचे वाले पे। तो नीचे वाला जो होता है वो उसमें 31 पेयर्स होती है, और वो पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, और वो पूरी एक जाल के जैसी होती है। पूरी एक के अंदर से उसके ब्रांचेस होते हैं, फिर वो आगे जाते हैं, उसके और ब्रांचेस होते हैं, और जो जो ऑर्गन्स होते हैं उसके नाम से उसको नाम दिए हुए हैं। वो इजी है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो सिर्फ हम जब टर्मिनोलॉजी समझते हैं उसकी, तो जैसे कि क्रेनियल हुए तो क्रेनियल के साथ क्रेनियल नर्व्स हो गई, और इस तरह से उसके ऑर्गन रिलेटेड ही नाम होते हैं। कुछ कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन बाकी सब जो है वो मेन उसी के साथ रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे कि सोमेटिक और मोटर सबसे पहले मैंने आपको बताई सेंसरी, और दूसरी है मोटर नर्व्स। तो सेंसरी जो नर्व्स है वो जैसे कि वो ब्रेन के साथ होती है, और मोटर नर्व जो होती है वो अवे टू द ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाती है। मोटर नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर दो आते हैं, सोमेटिक आता है और उसके अंदर ऑटोनॉमिक आता है। सोमेटिक जो है उसको वॉलंटरी बोलते हैं हम, और ऑटोनॉमिक जो है उसको हम इनवॉलंटरी बोलेंगे। तो सोमेटिक जो है वो वॉलंटरी यानी कि हमारे कब्जे में होता है, यानी हम ऐच्छिक होता है, वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जो स्केलेटल जो पार्ट होता है वो पूरा इसके अंतर्गत आता है, सोमेटिक के अंदर। और दूसरा है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक यानी कि इनवॉलंटरी, यानी कि हमारे हिसाब से नहीं होता, वो बॉडी के हिसाब से होता है, अनैच्छिक होता है वो। और उसके अंदर सारे ऑर्गन्स आ गए, यानी कि जो पाचन तंत्र है, जितने ग्लैंड्स हैं, जितने एक्सक्रीशंस होते हैं, एंडोक्राइन एक्सक्रीशंस, एक्सोक्राइन, वो सब उसके अंतर्गत आते हैं। और ऑटोनॉमिक के और आगे दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो इनवॉलंटरी है, जो हमारे कब्जे में नहीं होता है, उसके दो और पार्ट्स होते हैं। वो जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो हमारे योग से रिलेटेड है। सबसे पहला है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। हम कई बार पढ़ते हैं कि अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल हो जाता है, और उसके बाद जब हम ध्यान करते हैं हमारा बीपी कंट्रोल हो जाता है। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे वो काम करता है। अभी हम देखेंगे कि सिंपैथेटिक में कौन कौन से लक्षण आते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो सिंपैथेटिक जो है उसको हम सूर्य नाड़ी बोल सकते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक है वो हमारी चंद्र नाड़ी हो गई। तो इतना ही सिंपल है। अभी हम उसके लक्षण देखेंगे कि सिंपैथेटिक में क्या होता है। तो सिंपैथेटिक जो है वो एक एनर्जी को डेवलप करता है, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। तो वो चेतनता हो गई हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ के जो इम्पल्सेस होते हैं तो शरीर तुरंत सिंपैथेटिक वाला पार्ट है वो चालू हो जाता है, और पूरा का पूरा शरीर का जितना भी इम्पल्सेस है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, और उस चीज़ को वो ज़्यादा एक्टिव कर देता है।
यानी कि हम ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। जब वो पार्ट हमारा ज़्यादा वर्क करने लगता है, एनर्जी ज़्यादा वो क्रिएट करता है, तो एक्टिव हो जाता है वो पार्ट, और इसको फ्लाइट और फाइट मोड भी बोलते हैं। और वो ये पूरा जो होता है इनवॉलेंट्री होता है, इंडिविजुअल जो हमारा होता है उसके हिसाब से चलता है, और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है उसके अंदर, हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है उसके अंदर, और हमारा जो डाइजेशन होता है वो कम हो जाता है इसके अंदर, उल्टा होता है इसके अंदर, और जो एक्सक्रीटरी जो हमारा होता है वो भी कम हो जाता है इसके अंदर, और जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि बॉडी के अंदर तुरंत इस तरह से चेंजेस आते हैं, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने उसको बैलेंस करने के लिए तुरंत पैरासिम्पैथेटिक दे दिया है। यानी कि वो क्या करता है कि अगर कुछ सेकंड के लिए उत्तेजना बढ़ भी गई, तो फिर शरीर ऑटोमेटिकली वो उस सिस्टम को वापस रेगुलेट कर देता है और उसको वापस नॉर्मल लेकर आता है। यानी कि वो पैरासिम्पैथेटिक उसके ऊपर काम करता है और वो रेस्टिंग ले आता है उसको, यानी धीरे धीरे उसको कंट्रोलिंग करता है और वापस वो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। यानी कि वो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो सिंपैथेटिक के विरुद्ध काम करता है। जो उत्तेजना बढ़ रही है उसको वापस वो सेडिमेंट कर देता है, उसको नॉर्मलाइज कर देता है। जो प्रेशर हमारा बढ़ जाता है टेम्परेरी, उसको वापस वो रिड्यूस कर देता है, वापस मेटाबॉलिज्म को उसके लेवल पर ले आता है, एक्सक्रीशन को वापस उसके लेवल पर ले आता है, और एनर्जीज को भी अपने लेवल पर ले आता है। तो वहां पर हम उसको चंद्र नाड़ी से रिलेट करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि थोड़े डिजीजेस के बारे में कि जो नर्वस सिस्टम है उसके रिलेटेड हमारे योग में कौन कौन से डिजीजेस के साथ हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है मसल स्पाज्म। स्पाज्म आ जाता है, कभी कभी मसल अचानक रुक जाता है और क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो जो हम स्पोर्ट्स एथलीट्स को देखते हैं वो अचानक से एकदम मूवमेंट करने लगते हैं, या अपनी शक्ति के बाहर जाकर वो फास्ट दौड़ने लगते हैं, तो उन्हें स्पाज्म आ जाता है वहाँ पर, और वो एक्सरसाइज से हम उसको क्योर कर सकते हैं। और दूसरा उसका पार्ट है स्ट्रेस। तो अगर स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है तो ये मसल स्पाज्म चला जाता है, वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से हो जाता है। और दूसरा आता है एक डिजीज है, वो मायस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। उसमें आंख जो होती है वो ड्रूप हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी की आंखें नीचे झुकी हुई हमेशा रहती है, तो एक डिजीज होता है, वो कई बच्चों में भी हम देखते हैं। उसको MG बोलते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। तो वो भी काफ़ी एक्सरसाइज से और जो योग थेरेपी से हम उसको क्योर कर सकते हैं। और उसके अंदर डिप्रेशन वगैरह जो होता है उसके हिसाब से काफ़ी चेंजेस आते हैं, और वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि डोपामाइन लेवल को हम बढ़ाएं। डोपामाइन लेवल बढ़ता है तो ये इसमें हमें काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। दूसरा आता है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, ट्रेमर्स आते हैं, ऐसे हाथ अपने आप ऐसे 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 हिलने लगते हैं, तो उसे ट्रेमर्स बोलते हैं। यानी कि अपने आप वो अपने हम अगर पकड़ भी लेते हैं तो दूसरा हाथ भी ऐसे 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 हिलने लगता है, उसे पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। और पार्किंसन डिजीज में उसमें भी हम योग के साथ उसका काफ़ी ट्रीटमेंट हम करके बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसके अंदर स्किपिंग करवा सकते हैं, स्किपिंग करवाने से भी इसमें काफ़ी बेनिफिट्स होता है। प्राणायाम, धारणा, ध्यान, वो सबसे ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, और उससे बहुत अच्छे हम रिजल्ट मिल सकते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर मेन जो होता है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो भी हमें डाउन लाना होता है, और इस तरह से अगर हम वर्क करते हैं तो अच्छे रिजल्ट हम मिल सकते हैं उसके अंदर। और दूसरा एक डिजीज है अल्जाइमर डिजीज। तो अल्जाइमर भी हम काफ़ी बार सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि वो याददाश्त कुछ समय के लिए चली जाती है, और वो उन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। यानी कि पुरानी चीज़ें याद रहती है उन्हें, 15-20 साल की बातें याद रहती है, लेकिन अभी 2 मिनट पहले क्या हुआ वो उन्हें पता नहीं होता है। तो इस तरह से वो कुछ पार्ट होता है ब्रेन का, उसमें डिमेंशिया हो जाता है, यानी कि डैमेज हो जाता है वहाँ पर, और वो एक डिजीज होता है। तो उसमें भी हम योग करवा सकते हैं, कुछ रिजल्ट मिलते हैं उसमें भी, लेकिन उसमें भी हमें रिजल्ट के लिए एक्सरसाइजेस और धारणा, ध्यान, वो सब समझ के थेराप्यूटिक अगर हम करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। और उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट को कभी हम अकेला ना छोड़ें, क्योंकि वो कभी कभी वो भूल जाता है कि वो कहाँ उसके कौन रिलेटिव्स हैं, और वो फिर वो इमरजेंसी क्रिएट कर देता है। तो इस तरह से वो कहीं चला जाता है, गुम हो जाता है, लापता हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें योग के साथ अगर हम उसको अच्छे से डेवलप करते हैं तो हमें काफ़ी रिजल्ट मिल सकते हैं उसके बारे में।
तो ये हुआ हमारा पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी सर, और आपको अगर कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पारुल पटेल जी को। आज का थैंक यू सर। एनाटॉमी का 10वां पार्ट, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, उस पर जो व्याख्यान रहा अति सुंदर, अति सराहनीय। और जैसा कि बताया कि कंप्यूटर का सीपीयू जैसे वर्क करता है कंप्यूटर के लिए, वैसे ही नर्वस सिस्टम हमारे मनुष्य के शरीर का पार्ट है, जो इस तरीके से पूरा कंट्रोलिंग भी करता है और पूरे हर जितने भी आसन हैं उनको पूरी तरीके से मैनेज कराता है। इस तरीके से जो व्याख्यान में से बताया गया, तो वो अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो आम जनमानस के लोग हैं, योग के हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से हैं या किसी भी थेरेपी से हैं, उन सबको इस जानकारी से बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो सभी लोग फेसबुक की लाइव के माध्यम से भी ये वीडियो देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसके लिए पेज आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, उसमें हमारे ये सारे अलग अलग वीडियो पड़े हुए हैं। और ये भी वीडियो अभी आज ही आपका लॉन्च हो जाएगा, इसके माध्यम से आप लगातार इसको देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसी के साथ आज के इस महासत्र को विराम देने से पहले डॉक्टर पारुल पटेल जी लगातार 10 सेशन 10 महासत्र हमारे इस राष्ट्रीय वैज्ञानिक एसोसिएशन में लिए, उनका मैं तहे दिल से पूरे स्कूल योग के परिवार की तरफ से जो है साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। और आगे भी गुजारिश है कि जब भी समय मिले उनका आमंत्रण सदैव रहेगा। जरूर और सर। कहीं न कहीं इसका सत्संग लगातार लेने का एक जो रिकॉर्ड है, अभी तक हमारे 161वां आज महासत्र था, उसमें किसी भी जो है वक्ता ने इतने महासत्र लगातार नहीं लिए। तो इस रिकॉर्ड को शायद ही कोई तोड़ पाएगा फिलहाल 365 में। फिर भी जो है मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ, आगे जब भी समय रहता है। और आज के इस महासत्र को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। जब भी समय मिलता है किसी कार्यक्रम में जो है मंचासीन होने के लिए, तो मैं डॉक्टर पारुल पटेल जी को आमंत्रित करूँगा और उन्हें थैंक यू सर। जो है सम्मानित करूँगा, जो मेरी एक दिली इच्छा कह लीजिए इसको। क्योंकि इस तरीके से समय बहुत ही कम आता है जब ऐसा जो है संयोग बनता है। तो बहुत ही अच्छा आज का ये पल रहा हमारा स्कूल योग के वेबिनार में। तो मैं इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दूँगा और बहुमूल्य समय अपना अन्य चिकित्सक कार्य रोक करके इस तरह से महासत्र में आना और आम जनमानस के लिए समय देना, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। पुनः साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर भगवान दास जी को कि वो आएँ और साधुवाद करें और धन्यवाद करें डॉक्टर मैम का, और शांति पाठ करा के आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका Thank you, बहुत sir. बहुत धन्यवाद। मैं जो आज डॉक्टर साहब ने एक ऐलान किया है, मेरे को बड़ी खुशी हुई है और मैं सहमत हूँ उनके इस निर्णय से। इसमें कोई संशय नहीं है कि डॉक्टर साहब ने जो आज एक रिकॉर्ड कायम किया है, थैंक यू सर। उसके लिए हम उनको नतमस्तक करते हैं, धन्यवाद देते हैं पूरे परिवार की ओर से। और आगे की कार्रवाई अब यही विराम देते हैं इस वेबिनार को। आइए शांति पाठ करें।
गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति अनन्तया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। शरीर को दर्शन करें, हृदय को स्पर्श करें और आज का वेबिनार यही विराम देते हुए कल इसी समय 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आज्ञा दें। धन्यवाद। धन्यवाद।